हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 33 पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है स्टीरॉयड ड्रग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टीरॉयड की डेफिनेशन से। और ये जो डेफिनेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस डेफिनेशन पे ही 3-4 क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये डेफिनेशन मैंने बनाई है सारे क्वेश्चन पे इंक्लूड करके। तो देखो, जितने भी स्टेरॉइड होते हैं वो क्या होते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिव और ऑर्गेनिक लिपिड कंपाउंड होते हैं। मतलब अपने बॉडी के अंदर जितने भी स्टेरॉइड है वो क्या है, एक तो बायोलॉजिकल एक्टिव ऑर्गेनिक लिपिड कंपाउंड। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, ये इसका जो नेचर है वो क्या लिपिड नेचर का होता है। जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं वो लिपिड नेचर के रहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि स्टेरॉइड इज, उसमें कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, लिपिड था, एक और ऑप्शन था। तब जब मैंने ये क्वेश्चन देखा उस टाइम मेरे माइंड में ये पता नहीं था कि लिपिड नेचर के होते हैं, बट मुझे याद था कि कोलेस्ट्रॉल जिसके अंदर स्टीरॉयड रिंग पाई जाती है तो वो स्टीरॉयड रहता है, और कोलेस्ट्रॉल क्या है, लिपिड नेचर का रहता है। तो वैसे करके मैंने लिपिड पे आंसर लगा दिया था, बट वो आंसर बाद में सही निकला। तो याद रखना, लिपिड नेचर के स्टीरॉयड्स रहते हैं। इसके बाद इसके अंदर 4 रिंग फ्यूज रहती है। तो सिंपल फार्मेसी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टीरॉयड्स के अंदर जो इसका स्केपहोल्ड है, मेन स्ट्रक्चर, उसके अंदर कितनी रिंग फ्यूज रहती है, तो 4 रिंग फ्यूज रहती है। और ये जो इसका जो बेसिक स्केपहोल्ड है, जो बेसिक इसकी रिंग है, उसके अंदर 17 कार्बन रहते हैं सभी स्टीरॉयड रिंग के अंदर। उसके बाद अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग जो ड्रग्स है उनमें भी कुछ चेन्स अलग अलग जाती है, पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना स्टीरॉयड का, उसके अंदर 17 कार्बन रहते हैं। अब इसके अंदर जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर रहता है स्टीरॉयड का, उस रिंग को क्या बोलते हैं, तो उस रिंग को बोलते हैं साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनेंथ्रीन। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो, ये 17 कार्बन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस रिंग का नाम है साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनेंथ्रीन, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। 4 रिंग इसके अंदर फ्यूज रहती है, ये भी पूछा गया है, और ये लिपिड नेचर का रहता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रिंग है जो मैंने अभी बनाई है, जिसके अंदर 4 रिंग है, 1 2 3 4, तो ये जो 4 रिंग है इसको हम बोलते हैं साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनेंथ्रीन। तो देखो, ये है साइक्लोपेंटेनो और ये पूरी क्या फिनेंथ्रीन रिंग है, तो इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनेंथ्रीन। अगर इसकी आप नंबरिंग करोगे यहाँ तक तो इसके अंदर 17 कार्बन रहते हैं। अभी हम नंबरिंग इसकी देखेंगे। तो याद रखना, इसके अंदर मिनिमम 17 कार्बन इस रिंग के अंदर रहते हैं। उसके बाद अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग चेन्स लगती है, कार्बन बढ़ जाते हैं। अब हम कुछ बायोलॉजिकल जो स्टीरॉयड्स है उसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले विटामिन डी, जिसके बहुत सारे फॉर्म है, हम विटामिन में पढ़ेंगे। विटामिन बी, D1, विटामिन D2, D3, अलग अलग नाम है, छोलो कैल्सीफेरॉल है। इसके बाद कैल्सीट्रायोल है, विटामिन D3 को बोलते हैं। ये सब हम विटामिन वाले चैप्टर में देखेंगे। बट अभी आपको याद रखना, विटामिन डी के अंदर भी स्टीरॉयड रिंग पाई जाती है। इसी तरह जो कोलेस्ट्रॉल अपनी बॉडी में बनता है उसके अंदर भी स्टीरॉयड रिंग पाई जाती है। 27 कार्बन रहते हैं। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। अपने बॉडी के जितने सेक्स हार्मोन्स है, तो सेक्स हार्मोन भी क्या स्टीरॉयड्स नेचर के रहते हैं, जिसके अंदर एंड्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है। मोस्टली ये इन्हीं के 3 ही इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों के अंदर भी क्या स्टीरॉयड रिंग पाई जाती है। इसके बाद अपने कुछ और हार्मोन्स है, जैसे मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, ये दोनों ही क्या रहते हैं, स्टीरॉयड्स नेचर के रहते हैं ना। ये जो टॉपिक है स्टीरॉयड्स, इसके अंदर हम मिनरलोकोर्टिकोइड और ग्लूकोकोर्टिकोइड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, और इनकी कौन कौन सी ड्रग है, इसकी कौन कौन सी सप्लीमेंट है जो हम लेते हैं जब इसकी कमी हो जाती है स्टीरॉयड्स की। तो स्टीरॉयड को क्या क्या यूज़ है और इनके स्ट्रक्चर्स है, ये सब हम इस वीडियो में अंदर देखेंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, वो आएगा सेक्स हार्मोन के ऊपर। उसके अंदर हम स्पेसिफिक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और अपना एंड्रोजन, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन या फिर मेल सेक्स हार्मोन, तो उनके बारे में हम, उनकी कौन कौन सी ड्रग है, ये सब पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम मिनरलोकोर्टिकोइड और ग्लूकोकोर्टिकोइड को अच्छे से देखेंगे। अब हम देखेंगे कि अपने बॉडी में ये जो मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड और सेक्स हार्मोन है, इनका रिलीज कहाँ से होता है, ये कहाँ से निकलते हैं। तो अपनी बॉडी के अंदर किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रहती है, दोनों किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। तो अभी इसका फोटो देखेंगे। तो एड्रिनल ग्लैंड से अपने ये ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड और सेक्स हार्मोन वहाँ से ये निकलते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, किडनी के ऊपर एक छोटी सी ग्लैंड है, दोनों किडनी के ऊपर रहती है। इसी ग्लैंड को हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, इसका अगर सेक्शन काटेंगे, बाइसेक्शन करेंगे,
तो इस बाई सेक्शन में हमें पता चला कि इसके भी बहुत सारे पार्ट रहते हैं। जो आउटर मोस्ट कवरिंग रहती है इसको बोलते हैं कैप्सूल। उसके जस्ट अंदर आते हैं तो यहाँ तक का जो पोर्शन इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। वो अंदर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं मेंडुला। अभी जो मेंडुला है यहाँ पे केटाकोलामाइन रिलीज होते हैं। जो केटाकोलामाइन क्या रहते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने मेरा ANS का वीडियो देखा हो तो वहाँ मैंने आपको बताया था जिन ड्रग के अंदर जो मॉलिक्यूल है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जिनके अंदर केटाकोलामाइन रिंग पाई जाती है उनको बोलते हैं केटाकोलामाइन। अभी जो केटाकोलामाइन रिंग कौन सी है तो ये भी मैं बता चुका हूँ कि आपको 2 OH ग्रुप एक साथ जुड़े रहते हैं, इसको केटाकोलामाइन बोलते हैं। तो ये रिंग अपनी कहाँ पाई जाती है तो अपनी नॉन एड्रेनलिन है, डोपामाइन है, इन सब के ऊपर क्या है ये रिंग पाई जाती है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं केटाकोलामाइन। तो ये जो एड्रिनल मेंडुला इनर पोर्शन इसके अंदर जो रिलीज होते हैं उसको बोलते हैं केटाकोलामाइन। बट अभी हम पढ़ रहे हैं स्टीरॉइड्स तो एड्रिनल मेंडुला से नहीं रिलीज होते हैं, वो रिलीज होते हैं इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट से। अब हम एक और पिक्चर देखेंगे। ये पिक्चर है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि ये है किडनी के ऊपर पार्ट है, ये दिख रहा छोटा सा, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। अभी हमने देखा कि अंदर वाला पार्ट मेंडुला है, बीच वाला ये कॉर्टेक्स है, सबसे आउटर है वो है कैप्सूल। तो ये जो बाहर वाला जो पोर्शन है इतना, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको कॉर्टेक्स। तो देखो ये है कैप्सूल, तो यहाँ से इतना पूरा पार्ट है कॉर्टेक्स, और इनर जो पार्ट है उसको बोलते हैं मेंडुला के अंदर से कोटोकोलामाइन रिलीज होते हैं जिसको हम बोलते हैं एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन एंड डोपामाइन। बट ये जो कॉर्टेक्स है इसके भी अलग अलग पार्ट रहते हैं। इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट से ही क्या रिलीज होते हैं स्टीरॉइड जो हार्मोन रहते हैं वो सारे इसी वाले पोर्शन से रिलीज होते हैं। तो आप यहाँ कॉर्टेक्स के भी अलग अलग पार्ट देख सकते हो। जो आउटर है वो है कैप्सूल से जस्ट स्टार्ट हो जाता है कॉर्टेक्स। तो ये जो कॉर्टेक्स है यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है कैप्सूल के जस्ट बाद वाला उसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। इनर जो पार्ट है उसको बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा, और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है जो मेंडुला से जस्ट ऊपर वाला उसको बोलते हैं जोना रेटिकुलेटा। तो इसको याद करने का तरीका क्या है तो आपने पता है GFR, आपने किडनी में पढ़ा होगा GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। G मतलब है ग्लोमेरुलोसा, F मतलब है फेसिकुलेटा, और R मतलब क्या है आपका रेटिकुलेटा। तो ये मैंने ट्रिक बनाई थी याद करने का। अभी जो पहला जो पार्ट है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलोसा, इससे जो रिलीज होता है स्टीरॉइड्स हार्मोन उसको बोलते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड। जी मतलब ग्लोमेरुलोसा, उससे रिलीज होता है वो है मिनरलोकोर्टिकोइड। इसके बाद F आता है, F मतलब फेसिकुलेटा, इससे जो रिलीज होता है वो है ग्लूकोकोर्टिकोइड। और जो सबसे लास्ट है R जिसको बोलते हैं रेटिकुलेटा, इससे जो रिलीज होते हैं उसको बोलते हैं सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन में कौन कौन से आते हैं तो टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल में डोमिनेट करता है, फीमेल हार्मोन्स है। और ये जो अपना एंड्रोजन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं वो कौन से है मेल हार्मोन है। तो ये हम अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, बट अभी हम मिनरलोकोर्टिकोइड और ग्लूकोकोर्टिकोइड में पढ़ेंगे। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था मिनरलोकोर्टिकोइड रिलीज फ्रॉम, तो वहाँ लिखा हुआ था ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलेटा, ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे। तो अब मिनरलोकोर्टिकोइड तो अब क्या आंसर दोगे तो वहाँ याद रखना है MG, मतलब ये ग्लोमेरुला से होता है रिलीज। ऐसे मत सोचना कि ग्लूकोकोर्टिकोइड पहला वर्ड G है तो ग्लोमेरुलोसा का पहला वर्ड G है, तो ऐसी ट्रिक मत बनाइए, उल्टा हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो याद रखना है MG मतलब मिनरलोकोर्टिकोइड फ्रॉम ग्लोमेरुलोसा, और GR मतलब रेटिकुलेटा से, सॉरी GF मतलब फेसिकुलेटा से ग्लूकोकोर्टिकोइड रिलीज होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है। तो अब फाइनली हम अपने वापस PPT पे आते हैं। तो आपको पता चल गया कि ये जो मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड और सेक्स हार्मोन ये एड्रिनल के कॉर्टेक्स वाले पार्ट से रिलीज होते हैं। कौन कौन से पार्ट पे कौन कौन सा रिलीज होता है ये भी मैं आपको अभी बता चुका हूँ। अब ये रिलीज कब होते हैं तो इनको भी स्टिमुलेट करने के लिए एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं ACTH। इसको आपने पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन में जरूर पढ़ा होगा। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन बोलते हैं इसको। तो ये जो हार्मोन है ACTH, ये जो ACTH आपने पिट्यूटरी का हार्मोन आपने ऐसे पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपको पता है एंटीरियर जो पिट्यूटरी रहती है वहाँ से ये रिलीज होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, बहुत सारों के अलग अलग नाम है। तो आपको याद रखना है ACTH भी कहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी रहती है वहाँ से सिर्फ 2 ही हार्मोन रिलीज होते हैं, तो वो कौन से होते हैं तो एक आपको पता है वेसोप्रेसिन रहता है जिसको हम एंटी डायबिटिक हार्मोन बोलते हैं, और इसके बाद दूसरा है वो रहता है ऑक्सीटोसिन। बाकी जो बच्चे सारे कहाँ से रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से।
तो आपको ये पता चल गया है कि जो स्टीरॉयड हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं वो कब रिलीज होता है, जब अपने बॉडी में ACTH का लेवल बढ़ जाता है। अभी ACTH का लेवल कब बढ़ेगा, तो आपको पता है कि हाइपोथैलेमस अपने एक ग्लैंड रहती है ब्रेन के अंदर, वो क्या करती है, वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती है। तो हाइपोथैलेमस में क्या है, कॉर्टिकोइड स्टीरॉयड स्टिमुलेट हार्मोन, जिसको कॉर्टिकोइड स्टिमुलेट हार्मोन ये रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। वो फिर वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी किसको रिलीज करती है, ACTH को, ACTH। अभी जो ACTH है ये कहाँ जाता है, किडनी के एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले पार्ट में, उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या रिलीज होते हैं अपने मिनरलोकॉर्टिकोइड, ग्लूकोकॉर्टिकोइड और सेक्स हार्मोन, ये तीनों ऐसे रिलीज होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मिनरलोकॉर्टिकोइड्स के बारे में। तो ये जो मिनरलोकॉर्टिकोइड्स हैं इसका क्या रोल रहता है ये देखेंगे। तो नाम से पता चल रहा है कुछ मिनरल्स का बैलेंस करेगा। तो मिनरलोकॉर्टिकोइड का एक एग्जांपल है इसके हार्मोन का, वो है अपना एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन के बारे में हम ऑलरेडी ब्लड प्रेशर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। रेनिन सिस्टम मैंने आपको बताया था किस तरह से एल्डोस्टेरोन बनता है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो एल्डोस्टेरोन है किसका एग्जांपल है, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स का। तो ये जो एल्डोस्टेरोन है ये क्या करता है, ये अपने बॉडी में वाटर और सोडियम का बैलेंस करता है, मतलब वाटर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है, जिससे अपना ब्लड का जो वॉल्यूम है वो बना रहे और ब्लड प्रेशर क्या मेंटेन रहे। तो ब्लड प्रेशर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है मिनरलोकॉर्टिकोइड्स का। जब किसी इंसान का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा तो ये मिनरलोकॉर्टिकोइड्स रिलीज होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल अच्छा है एल्डोस्टेरोन जो रिलीज होता है। मैंने अपने पुराने ब्लड प्रेशर वाले वीडियो में आपको ये डायग्राम बताया था। मैंने वहाँ बताया था कि जैसे ही अपना बॉडी का जब ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए, ब्लड प्रेशर डाउन होगा तो किडनी में ब्लड फिल्टर होने के लिए थोड़ा कम पहुँचेगा। जैसे ब्लड कम पहुँचेगा मतलब GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगी। जैसे वो कम हो जाएगी तो किडनी एक हार्मोन का रिलीज़ करेगी जिसको बोलते हैं रेनिन। क्या बोलते हैं, रेनिन। तो ये जो रेनिन है ये रिलीज़ हो जाएगा। अब जब रेनिन रिलीज होगा तो रेनिन जाएगा अपने लीवर के अंदर, वहाँ एंजियोटेंसिनोजन है, इसको एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट करेगा। फिर ये एंजियोटेंसिन 1 कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर। लंग्स में इसको एक एंजाइम मिलेगा जिसको बोलते हैं ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्जिंग एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में बनाएगा। फिर ये एंजियोटेंसिन 2 कहाँ जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जाएगा। वहाँ पे जो अपना ग्लोमेरुलस का पार्ट है वहाँ पे जाके ये अपना स्टिमुलेट करेगा उस पोर्शन को, जिससे एल्डोस्टेरोन निकलेगा। अब ये एल्डोस्टेरोन क्या है, ये मिनरलोकॉर्टिकोइड्स है। ये जाएगा किडनी के अंदर। किडनी के अंदर ये कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, वहाँ वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। तो वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो अपना ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और अपना जो ब्लड प्रेशर डाउन हो गया था वो हो जाएगा मेंटेन। और ये जो एंजियोटेंसिनोजन 2 है ये क्या करता है, ये ब्लड वेसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो देखो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वॉल्यूम कम होगा ब्लड वेसल का, तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये एंजियोटेंसिन 1 तो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे पढ़ने का, आप पढ़ रहे हैं मिनरलोकॉर्टिकोइड, तो अपने को ये पाथवे याद रखना है। आप गूगल पे जो एल्डोस्टेरोन है उस एल्डोस्टेरोन का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, तो आपको आइडिया रहेगा कि एल्डोस्टेरोन स्ट्रक्चर के अंदर कितने कार्बन्स रहते हैं। तो ये जो एल्डोस्टेरोन है ये और जितने भी सेक्स हार्मोन है, इसके बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। ये जो सेक्स हार्मोन ये सारे अपने सेल के अंदर, न्यूक्लियस और सेल के बीच में इनके रिसेप्टर रहते हैं। इसलिए हम बोलते हैं जितने भी ये सेक्स हार्मोन है ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे एक्शन देते हैं। कुछ रिसेप्टर रहते हैं जो सेल के ऊपर रहते हैं, जो हम रिसेप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो सेल की सरफेस पर रहेंगे तो सेल सरफेस रिसेप्टर बोलते हैं, जिसके अंदर G प्रोटीन कपल रिसेप्टर, आयन चैनल वाला रिसेप्टर, आयन लिंक चैनल वाला, एंजाइम लिंक चैनल वाला और एक आयन वाले चैनल, ये सारे चैनल रहते हैं सरफेस के ऊपर। कुछ जो रिसेप्टर रहते हैं वो क्या रहते हैं, वो इंट्रासेलुलर रहते हैं सेल के अंदर, और कुछ जो रिसेप्टर रहते हैं वो न्यूक्लियस के ऊपर रहते हैं। तो ये जो मिनरलोकॉर्टिकोइड और जो ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड है इनके रिसेप्टर इंट्रासेलुलर रहते हैं सेल के अंदर। अभी जो सेक्स हार्मोन होते हैं उनके रिसेप्टर न्यूक्लियस के ऊपर रहते हैं, न्यूक्लियर जो अपना मेन न्यूक्लियर है उसके ऊपर रहते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि जितने मिनरलोकॉर्टिकोइड और ग्लूकोकॉर्टिकोइड के रिसेप्टर कहाँ लोकेटेड रहते हैं, तो इनके रिसेप्टर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स रहते हैं, तो वहाँ पे ये अपना एक्शन देते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं अपने मिनरलोकॉर्टिकोइड के ऊपर। तो ये जो मिनरलोकॉर्टिकोइड का क्या रोल है, एल्डोस्टेरोन का क्या रोल है, ये आपको पता चल गया। कहाँ से रिलीज होता है ये भी आपको पता चल गया। बट जब किसी इंसान के अंदर जब मिनरलोकॉर्टिकोइड की कमी हो गई
तो हम उसको बाहर से सिंथेटिक उसका ड्रग देंगे, वो भी स्टीरॉयड ड्रग ही होगी। तो ड्रग कौन सी होती है, तो वो आपको याद रखना है। तो वो है फ्लूरोकोर्टिकोइड्स। ये जो फ्लूरोकोर्टिकोइड्स है, एफ मतलब फ्लोरीन रहता है इसके अंदर। ये जो फ्लूरोकोर्टिकोइड्स है ये क्या है, ये मिनरलोकोर्टिकोइड्स है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फ्लूरोकोर्टिकोइड इज ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, या कुछ 2-4 और ऑप्शन में दे देगा। तो आपको याद रहना चाहिए फ्लूरो मतलब ये है मिनरलोकोर्टिकोइड एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के बारे में। तो ये जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है ये कहाँ से रिलीज़ होता है, तो ये आपको पता है ये फेसिकुलेटा से रिलीज़ होता है। अब ये जो ग्लूकोकोर्टिकोइड है ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के क्या क्या रोल लेते हैं, तो आपको पता है ग्लूको मतलब ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगा ब्लड के अंदर। मतलब ये जो बड़ी बड़ी जो फैट रहती है, बड़े बड़े प्रोटीन्स रहते हैं, इन सब का ब्रेकडाउन बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा अपनी बॉडी के अंदर। तो एक तो रोल इसका ये रहता है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है अपनी बॉडी के अंदर। इसके सिवा इसका दूसरे बहुत सारे रोल है। ये इम्यूनो सप्रेसेंट भी रहता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी एक्टिविटीज़ की रहती है। तभी आपको पता होगा कि हम एनासिड से पहले स्टीरॉइड्स देते थे जब किसी इंसान के अंदर पेन को कम करना हो, इन्फ्लामेशन को कम करना हो। तो इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी भी एक्टिविटी रहती है। एंटी एलर्जिक भी होते हैं नेचर के ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। इसीलिए मैंने आपको अस्थमा में बताया था कुछ स्टीरॉइड्स देते हैं हम अस्थमा वाले पेशेंट को, जिसमें अस्थमा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इसी तरह ये एंटी कैंसर इसका एक्शन रहता है। तो एंटी कैंसर एक चैप्टर अगर आप मेरा देखोगे तो वहाँ भी मैंने आपको स्टीरॉइड्स के बारे में बताया है कि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स यूज होते हैं एज ए एंटी कैंसर। इसके बाद ये क्या करती है, सोडियम वाटर का जो रिटेंशन उसको बढ़ा देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं कि ब्लड प्रेशर को भी ये बढ़ाते हैं। तो जितने भी ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको हम ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और मिनरलोकोर्टिकोइड्स अवॉइड करते हैं। जब भी डॉक्टर स्टीरॉइड लिखता है बुजुर्ग लोग या बड़े लोगों को तो पूछता है आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है, तो उस केस में ये ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड वो नहीं लिखेगा। ये पोटेशियम का एक्सक्रीशन को ये क्या करती है, बढ़ाता है। तो जो हार्ट के पेशेंट रहते हैं उनके लिए भी ये ड्रग क्या कंट्राइंडिकेट है। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड से बहुत सारे रोल है और एग्जाम में यही पूछते हैं कि ग्लूकोकोर्टिकोइड कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो एज ए इम्यूनो सप्रेसेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एलर्जिक एक्शन देता है, एंटी कैंसर में भी यूज होता है और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में भी इसका रोल लेता है। अब इसके साइड इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो पहला है वेट गेन हो जाना, इसीलिए जिम वाले लोग वेट गेन करने के लिए स्टीरॉइड्स लेते हैं। फीलिंग वेरी मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगना, यहाँ गलत लिख लिया, हंग्री लिखना था, गलत लिख लिया। तो फीलिंग वेरी हंग्री होती है इसमें लेने के बाद, तो मतलब इंसान को भूख ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए जिम वाले लोग क्या करते हैं, एक तो वेट गेन हो जाता है, ऊपर से भूख ज़्यादा लगती है ताकि वो खाना बाहर से भी अच्छा खा पाए तो वो जल्दी मतलब मोटे हो जाए। और मूड स्वेलिंग भी इसका एक साइड इफेक्ट है, बार बार मूड चेंज हो जाना। उसके बाद अल्सर हो जाना। तो मैंने आपको अल्सर में बताया था कि अल्सर के कोज के रीज़न क्या क्या हैं, तो मैंने वहाँ स्टीरॉइड ड्रग भी एक एग्जाम्पल दिया था कि जब कोई इंसान स्टीरॉइड ड्रग लेता है या फिर एनासिड ड्रग लेता है तो उनको भी अल्सर होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ओस्टियोपोरोसिस भी होता है जब ग्लूकोकोर्टिकोइड्स लेते हैं। मतलब क्या होता है कि जब कोई इंसान ग्लूकोकोर्टिकोइड लेता है अग्नि से जो कैल्शियम का जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाता है, तो जिससे क्या होगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। हाइपोकैलेमिया हो जाएगा तो ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि जितने भी ग्लूकोकोर्टिकोइड्स रहते हैं ये बोन को वीक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं वीक, क्योंकि कैल्शियम की रिलीज को ये बढ़ा देते हैं। कैल्शियम किडनी से निकल जाएगा तो आपको पता है ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगी या फिर हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। इसके बाद ये कुशिंग सिंड्रोम करते हैं। अब ये जो कुशिंग सिंड्रोम है, ये कुशिंग सिंड्रोम क्या रहता है, इसमें जो इंसान होता है उसका नाक थोड़ा तीखा हो जाता है, शोल्डर बड़े बड़े हो जाएंगे इससे, और आंखें छोटी सी हो जाएगी, बफेलो लाइक शोल्डर हो जाते हैं। ये सारे सिम्टम रहते हैं कुशिंग सिंड्रोम के। तो इंसान एक अजीब सा इंसान बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुशिंग सिंड्रोम वाले इंसान कैसे दिखते हैं। ये जो आपको इंसान दिख रहा है इसको कुशिंग सिंड्रोम हो गया है। तो देखो इसका पूरा फेस गोल हो चुका है, शोल्डर देखो बड़े हो गए हैं, पेट इसका निकल चुका है, स्किन लूज हो गई है, तो इसको बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। और आपको पता है कि ये जो स्टीरॉइड है ग्लूकोकोर्टिकोइड, ये क्या है, इम्यूनो सप्रेशन के नेचर के होते हैं। तो इम्यून सिस्टम को ये क्या करेगा, ये सप्रेस कर लेगा। तो होगा क्या, जो अपने बॉडी में कभी कुछ चोट लग जाती है तो वुंड हीलिंग प्रोसेस रहती है उसको ये डिले कर लेगा स्टीरॉइड। इसके बाद ये अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगा। तो जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट रहते हैं उनके अंदर ये ग्लूकोकोर्टिकोइड कंट्राइंडिकेट रहते हैं, क्योंकि ये खुद डायबिटीज़ कोज करते हैं, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देते हैं।
सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं स्टीरॉयड के बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार क्वेश्चन आया है कि स्टीरॉयड के यूज़ कहाँ कहाँ रहते हैं। तो इसीलिए मैंने ये चैप्टर आपको इस वीडियो में डाला कि इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अब हम एक डिजीज़ के बारे में देखेंगे जिसके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो है एडिसन डिजीज़। अभी जो एडिसन डिजीज़ है, ये एडिसन डिजीज़ के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर क्या आपने जो किडनी का जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका ये डिसऑर्डर है। उसमें क्या होता है कि एड्रिनल ग्लैंड से जितने भी जो हार्मोन्स निकलते हैं वो उनका रिलीज़ बंद हो जाता है, मतलब इनसफिशिएंट हार्मोन रिलीज़ होते हैं, तो जिसकी वजह से स्टीरॉयड हार्मोन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड जब मिनरलोकोर्टिकोइड की कमी हो जाएगी तो पेशेंट को क्या बोलेंगे, एडिसन डिजीज़ का पेशेंट है वो। तो इसीलिए इसके अंदर हम क्या देते हैं, बाहर से अलग से ग्लूकोकोर्टिकोइड दिया जाता है एडिसन डिजीज़ के अंदर। अब कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग पड़ेंगे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की। तो ये जितनी भी ड्रग है ये सारी ड्रग रहती है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की, इन सब के नाम इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे ड्रग है पर मैंने वही ड्रग लिखी जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्ज़ाम में, जैसे ट्राइमसिलोन। ये ट्राइमसिलोन है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैंने 9F और 16 OH लिखा है, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर देखोगे इसका तो वहाँ पे 9 पोजीशन पे फ्लोरीन लगा हुआ है और 16 पोजीशन पे OH है। और इसी तरह डेक्समीथासोन, बीटामीथासोन। तो ये आपको पता है डेक्समीथासोन आपको ड्राई कफ में यूज होता है, क्योंकि पहले कोडीन होता हुआ करता था, कोडीन को रिप्लेस करके आजकल डेक्समीथासोन देते हैं, क्योंकि कोडीन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और बीटामीथासोन ये भी इसी का डेरिवेटिव है, बस इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मिथाइल 16 पे अल्फा पोजीशन में मिथाइल रहता है, पर यहाँ पे बीटा पोजीशन पे 16 कार्बन पे मिथाइल लगा रहता है, इसलिए बीटामीथासोन बोलते हैं। और अगर आप ट्राइमसिलोन, बीटामीथासोन, डेक्सामीथासोन का स्ट्रक्चर देखोगे ऑलमोस्ट सारा सेम है। यहाँ पे 16 पे मिथाइल लगा हुआ है डेक्स्ट्रा और बीटामीथासोन पे, बट यहाँ ट्राइमसिलोन में 16 पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है। अभी हम इसके स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके बाद प्रीडिनिसोलोन है जो एंटी कैंसर में यूज की जाती है, मैंने आपको बताया था एंटी कैंसर जब मैंने पढ़ाया था। ब्यूडिसोनाइड ये मैंने बताया था एंटी एस्थमेटिक ड्रग है जो स्टीरॉयड लिए जाते हैं, तब मैंने ये आपको अस्थमा के अंदर भी अच्छे से बताया है। ये फ्लूटाकासोन, ये भी ड्रग अस्थमा में यूज होती है। फ्लूटाकेसोन ये भी ड्रग अस्थमा में होती है। तो अस्थमा के अंदर कौन कौन से स्टीरॉयड यूज किए जाते हैं तो वो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आपको मैंने ट्रिक उस टाइम बताई थी BBFTT, तो ट्राइमसिलोन है BBFFT ये ट्रिक थी। T मतलब ट्राइमसिलोन, F मतलब आपको पता है फ्लूटाकेसोन, ब्यूडिसोनाइड, B मतलब, तो ये सब नई चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम कुछ स्टीरॉयड्स के स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। कभी कभी एग्ज़ाम में सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बनाओ, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये अपने जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं बी फार्मा के, उनमें क्वेश्चन आता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है जिसके अंदर स्टीरॉयड पाया जाता है, स्टीरॉयड रिंग पाई जाती है, तो इसके अंदर टोटल कितने कार्बन रहते हैं। तो आपको पता है कि स्टीरॉयड्स के अंदर 17 कार्बन रहते हैं और कोलेस्ट्रॉल के अंदर एक चेन लगी रहती है, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल के अंदर कितने कार्बन रहते हैं, 27 कार्बन रहते हैं, और ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आप याद कर सकते हो, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको बनाना भी आ जाएगा। देखो 1 रिंग, 2 रिंग, 3, 4, यहाँ तक तो हो गई स्टीरॉयड रिंग, साइक्लोपेराहाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग। तो अब देखो 1, 2 यहाँ से नंबरिंग होती है 1, 2, 3 पोजीशन पे OH ग्रुप है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और देखो 5, 6 के बीच में डबल बॉन्ड है। और इसके बाद ये पूरी नंबरिंग है। 19 पे मिथाइल ग्रुप है, 18 कार्बन भी क्या है आपका इसके ऊपर, मतलब 10 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है और 13 नंबर पे भी क्या मिथाइल ग्रुप है। फिर टोटल कार्बन 27 रहते हैं। तो एक बार आप देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर इजीली याद हो जाएगा। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्ट्रक्चर ट्राइमसिलोन का पूरा स्ट्रक्चर है। तो मैंने वहाँ आपको जब ट्राइमसिलोन की PPT बताई थी तब मैंने वहाँ बताया था कि वहाँ लिखा था मैंने 9 पोजीशन पे क्या रहता है, 9 पोजीशन के ऊपर F ग्रुप लगा रहता है, फ्लोरीन लगा रहता है, 9F लिखा था, और 16 पे OH ग्रुप था। तो देखो 9 पे है फ्लोरीन और 16 पे OH ग्रुप, तो ये 16 पे क्या है OH ग्रुप। अभी नोमेनक्लेचर रहेगा तो ये 2 OH ग्रुप आ रहे हैं, 2 OH। तो आपको पता है 15, 16 डाई हाइड्रोक्सी ग्रुप लिखा रहेगा नोमेनक्लेचर के अंदर, 9 पे फ्लोरो होगा। तो ऐसे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्राइमसिलोन का नोमेनक्लेचर क्या रहेगा। पूरा स्ट्रक्चर अपने को याद नहीं रहेगा, पूरा नोमेनक्लेचर भी याद नहीं रहेगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमें पता कर सकते हैं हम।
अब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये डेक्स्ट्रामेथासोन का स्ट्रक्चर है और बीटामेथासोन का पूरा स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। अगर आप ट्राइमसिलोन का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ट्राइमसिलोन में यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या मिथाइल है। बीटामेथासोन पे मिथाइल है, अपनी साइड है, मतलब ये बीटा पोजीशन पे है। और डेक्स्ट्रामेथासोन में क्या है, अपने से दूर है ये मिथाइल ग्रुप, मतलब ये अल्फा पोजीशन पे। बस यही दोनों में डिफरेंस है। देखो यहाँ पे भी 9 फ्लोरीन है, यहाँ पे भी 9 फ्लोरीन है। आपको पता है ट्राइमसिलोन है, उसके भी 9 पे क्या है, फ्लोरीन है। ट्राइमसिलोन के 16 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप था, OH ग्रुप था। और आपको पता है 15 पे भी OH था। तो यहाँ पे भी 15 पे OH है, 15 पे OH है, बट 16 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो इन तीनों के स्ट्रक्चर में बस इतना सा ही डिफरेंस है। तो हमने स्टीरॉइड्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी हमने पढ़ी। नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा वो आएगा सेक्स हार्मोन के ऊपर। वहाँ हम देखेंगे एंड्रोजन का स्ट्रक्चर और इनकी कौन कौन सी ड्रग है। इसी तरह हम प्रोजेस्टेरोन की जो इम्पोर्टेंट ड्रग है, जैसे प्रोजेस्टेरोन, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट वाली ड्रग सारी उनके क्या यूज़ रहते हैं, एस्ट्रोजन की सारी ड्रग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।